तो आज का हमारा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस का भी हमारा दो टॉपिक है, तो उसमें से आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पढ़ेंगे और जो दूसरा टॉपिक है ooजेनेसिस वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पहली बात कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गेमेटोजेनेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। गैमेट फॉर्म बनाने को ही हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। अब देखो, गैमेट जहाँ बनता है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है। टेस्टिस जो होता है वो इमेच्योर जर्म सेल रखा रहता है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि हमारा स्पर्म बनाता है। इस प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी ये जो प्रोसेस है गैमेट बनने का, स्पर्म गैमेट है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। बट अगर मेल में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ऐसे ही ओवरी जो होता है हमारा फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो फीमेल में जो हमारा सेल्स होते हैं वो उगोनिया होते हैं। उगोनिया से मैच्योर फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। बट लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल की स्पेसिफिकली बात हुई है तो यहाँ पे ooजेनेसिस बोलेंगे। नॉर्मली ये गैमेटोजेनेसिस ही प्रोसेस है, बट फीमेल में है तो इसे ooजेनेसिस बोल रहे हैं, और अगर मेल में है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसे कहते हैं फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब होता है। तो देखो, जब प्यूबर्टी होता है उसके बाद ही ये स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो, जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया था वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले ये बात करते हैं। तो ये हमारा जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, उसके ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पूरा, ठीक है। ठीक है, ये बड़ा सा, ठीक है, ये बीच में ल्यूमेन है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये बीच में जो सर्टोली सेल है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रेजेंट है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का इनसाइड वॉल है वहाँ वहाँ पे इम्बेडेड है, ये धंसा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से अब फर्दर इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है स्पर्म बनने की। तो अब हम देखते हैं कैसे बनता है और कब बनता है। तो क्या होता है, क्यों आखिर ये, पहली बात ये है कि आखिर ये प्यूबर्टी में ही क्यों बनता है, उससे पहले क्यों नहीं शुरू होता है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि प्यूबर्टी के बाद हमारे पास ही इंक्रीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उससे पहले नहीं होता उतना। इसीलिए हमारे बॉडी में प्यूबर्टी के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल बॉडी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो गया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। तो ये क्या जाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, उस पर एक्ट करेगा। तो वो जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगा गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रोपिन जो होता है ये हमारा जाके ये रिलीज़ करता है दो तरह के हमारे हार्मोन। एक तो एलएच हार्मोन रिलीज़ करता है, एक एफएसएच हार्मोन रिलीज़ करता है। एलएच हार्मोन जो होता है ये लाइगेट सेल पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, लाइगेट सेल पे एक्ट करेगा तो वो बनाएगा और रिलीज़ करेगा एंड्रोजन्स को, एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन जो होता है ये हमारा हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, और हमारा दूसरा एफएसएच रिलीज़ करेगा। एफएसएच जाके एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल पे जब ये जो बीच में इस पे एक्ट करेगा तो ये सर्टोली सेल्स जो होते हैं कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया क्यों प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ, कौन सा हार्मोन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कब प्यूबर्टी में क्या होगा। तो देखो, जब प्यूबर्टी होती है उस टाइम हमारे जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में इम्बेडेड हुए स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, एक दो तीन ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये सारे सेल्स आपस में डिवाइड करेंगे, नए सेल बनाएंगे, नए सेल बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, जैसे कि सारे सेल बन रहे हैं नए। ठीक है, अब ये जो सारे सेल नए बन रहे हैं इसमें से कोई एक सेल जो होगा वो उसको हम उठाएंगे, जो कि आगे जाके फिर बनाएगा हमारा स्पर्म। तो इस सेल को जो कि आगे ये करता है, कोई भी एक सेल है जिसको हम जो आगे ये करेगा उसको हम बस एक नाम दे देते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो समझ गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है हम डिसाइड करेंगे और किसी एक को ये नाम दे देंगे, किसी एक सेल को जो कि आगे जाके हमारा स्पर्म बनाने वाला है उसे स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ये भी ही है एक तरह से, जो कि डिवाइड करके कई सारे सेल बना रहे हैं माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन करके, बस एक को हम स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब जब माइटोसिस अभी तक से ये भी डिप्लॉयड था। ठीक है,
अब जो होता है इसको स्पर्म बनाना, स्पर्म पता है वो हमारा गैमेट है, गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड है, हमारा गैमेट जो है वो हैप्लॉइड है, तो इसको हैप्लॉइड करना है। तो हमें पता है इसके लिए हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है या मियोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। तो हम मियोटिक डिवीज़न अब शुरू करेंगे। मियोटिक डिवीज़न के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करेंगे जिसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा जो रिडक्शन डिवीज़न होता है, इस पार्ट में क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, जैसे 2n है तो n हो गया, 4n होता है तो 2n होता है, बट हमारा ये गैमेट की बात हो रही है, ह्यूमन के गैमेट में 2n का n होता है, ठीक है। अब जो ये n होके बना है, रिडक्शन डिवीज़न के बाद जो बनता है सेल, ये जो सेल है इसमें क्रोमोसोम 23 है और ये n है, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब देखो, अब ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हो गया, अब सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा, ये इसमें इक्वल डिवीज़न होता है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वो क्रोमोसोम्स है वो चेंज नहीं होते हैं और इसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती, अगर मान लो हैप्लॉइड हो तो हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेल्स बन के आते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये 4 सेल बन के आएंगे, हमें पता है कि जो हमारा मियोसिस होता है उसमें जो होता है 4 सेल्स बनते हैं, माइटोसिस जो होता है उसमें 2 सेल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 सेल बन के आए, स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये भी एक तरह का स्पर्म ही है, बट ये अच्छे से जो है डेवलप्ड नहीं है, डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, इसमें ना अच्छे से टेल्स बने हैं ना कुछ, एक नॉर्मल सा बेसिकली देखो ऐसे सेल टाइप का है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, एक प्रॉपर स्पर्म का स्ट्रक्चर जो आएगा उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम नंबर 23 बस होता है और ये हैप्लॉइड होता है, n होता है, बस इतनी बातें समझ में आ गई हमारी कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ ये हमारे सर्टोली सेल्स के बीच बीच में इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और इसको बाद में रिलीज़ किया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। अब ये रिलीज़ होना जो होता है इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है, रिलीज़ होने को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ये सर्टोली सेल से देखो ये बन चुके हैं स्पर्मेटिड, तो यहाँ पे लगे हुए स्पर्मेटोजोआ देखो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए और नीट यूजी के लिए, ठीक है, अच्छे से देख लेना। तो अब समझ में आ गया क्यों प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स उस समय इंक्रीज़ हुआ था, फिर ये कैसे कैसे प्रोसेस हुआ हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो स्पर्म है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपने में क्या क्या रखा रहता है, इसके पार्ट्स क्या क्या है, तो इसमें एक हेड होता है, एक नेक होता है, एक मिडिल पीस होता है और टेल होता है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म लेस होता है, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब जो होता है इसके जो हम एक पार्ट के बारे में देखते हैं, तो हेड जो पार्ट होता है देखो ये वाला पार्ट हेड है, ये इतना दूर, ये वाला दूर ये नेक है, ये हमारा मिडिल पीस है और ये प्रॉपर पूरा ये टेल है, ठीक है। तो अब जो हेड होता है यहाँ पे देखो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, सिर्फ हेड में ही नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कवरिंग होती है ये पूरे स्पर्म को कवर करके रखती है, ठीक है। सारे स्पर्म को ये पूरे अच्छे तरीके से कवर करके रखती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक इन्वेलप की तरह होती है। उसके बाद जो हमारा हेड होता है उसमें बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल होता है और ये इलोंगेटेड होता है और हैप्लॉइड होता है, और हमें पता है हैप्लॉइड होता है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है अच्छे से। जस्ट इसके ऊपर टिप पे हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम जो होता है एंटीरियर पोर्शन जो होता है हैप्लॉइड का, वहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमेटीन मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम ये प्रेजेंट लिखने से काम क्यों है, क्यों प्रेजेंट है, तो ये देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट है, ये जो होता है अपने अंदर क्या रखा रहता है, एंजाइम, ये एंजाइम हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, इसलिए ये प्रेजेंट होता है, वरना ऐसे के रखने की ज़रूरत क्या ही थी। तो ये समझ में आया, हेड है, हेड में पहले नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरे पूरे स्पर्म को कवर किया हुआ है। उसके बाद उसमें हेड प्रेजेंट है, हेड में 2 ही पार्ट है, एक एक्रोसोम प्रेजेंट है, एक हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट है। एक्रोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम क्या करती है, हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब आती है नेक की बारी। नेक जो होता है ये वाला पार्ट होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, तो 2 टाइप के, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है।
अब प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं और डिस्टल किसे कहते हैं? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किसे कहते हैं? जो कि हमारे पास हो, और डिस्टल मतलब दूर जो हो। तो ये दो तरह के प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका काम क्या होता है? ये हेल्प करता है इंटर करवाने में ओवम का, और डिवीज़न करवाता है, हेल्प करवाता है हमारा डिवीज़न कराने में। मतलब मैं इसका अच्छे से आपको समझाती हूँ कि हमारा ये आगे वाला जो प्रॉक्सिमल होता है, ये क्या कराता है कि हमारी जो ये स्पर्म आई हुई स्पर्म जो है, इसका ही न्यूक्लियस है, जब फ्यूज़न होगा, ओवम में इंटर करेगा, तो ये मिलेगा। और वो हमें पता है, जब हमारा सेल डिवीज़न होता है तो हमारे सेंट्रियोल बनते हैं, जो कि प्लेट्स पे लगते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियस को अरेंज करते हैं और उनको अटैच करते हैं, ठीक है, डिवीज़न में हेल्प करते हैं। तो इसलिए एक सेंट्रोल यहाँ प्रेजेंट है ओवन में, तो ये वाला सेंट्रोल उस सेल डिवीज़न के हेल्प के लिए होता है, जब हम इंटर करते हैं ओवन में तब। अब दूसरा जो डिस्टल वाला प्रेजेंट है, ये जो होता है, ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है टेल का, ये एक्सियल फिलामेंट बना रहा है टेल का, ठीक है। अब आता है हमारा मिडिल पीस। मिडिल पीस जो होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये हेल्प मेनली कराता है हमारा क्या करने के लिए? टेल की मूवमेंट कराने के लिए। और ये हमारा टेल है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा ये तो सब कुछ खत्म हो गया, स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस, सब कुछ। अब हम पढ़ते हैं कि जब एक मेल जो है एक बार एजाकुलेट करता है, कोई मेल जब फर्स्ट एक एजाकुलेशन करता है, तो उसके उस टाइम पे वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। मतलब एक क्वाइटस में वो मेल कितनी बार रिलीज करता है? कितना रिलीज करता है? 200 से 300 मिलियन रिलीज करता है, ठीक है। अब मान लो कुछ तुमको नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए, मतलब नॉर्मल फर्टिलिटी करानी है, ठीक है। तो उसके लिए 60 जो हमारा एक क्वाइटस में रिलीज हुआ है, उसमें 60% जो है हमारा नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए स्पर्म, और उसमें भी हमारा 40% विग्रस मोबिलिटी वाले होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए, तो ही हमारा नॉर्मल फर्टिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कि स्पर्म जो है, और स्पर्म जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हो गई, तो उसे हम क्या कह रहे थे? स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ से रिलीज़ जब होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसको जो होता है हमारा एक्सेसरी डक्ट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट ट्रांसफ़र होता है, फिर वो हमारा जाता है, कनेक्ट होता है यूरिथ्रा से, और वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाता है पेनिस से, ठीक है। ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं कि सीमेन क्या होता है और स्पर्म क्या, स्पर्म की मोटिलिटी कौन से फैक्टर आते हैं। तो देखो, जो सिक्रीशन होता है एपिडिडाइमस का, वास डिफरेंसिया का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, ये सारे जो होते हैं वो इसेंशियल और मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं और मोटिलिटी में हेल्प करते हैं स्पर्म के। ये बात क्लियर हुई। और अब देखो, अभी जो स्पर्म होता है, इसके साथ हमारा सेमिनल प्लाज्मा अगर जुड़ गया, मतलब ऐड हो गया, तो हम उसको सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन क्या होता है? जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म साथ में हो तो उसे हम सीमेन बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो स्पर्मेटोजेनेसिस वहीं ख़त्म हो गया। oogenesis हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।